नमस्कार एंड वेलकम बैक। अभिजीत दिपके ने बोला कि एफसीआरए के अंदर अगर मुझे पैसे आए हैं बाहर से, फॉरेन से फंडिंग आई है, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें जिसने पैसे दिए हमने ले लिए, अगर वो जिहादियों से भी आए थे की फर्क पड़ता है। ये नालायकी है अमित शाह की, जिनके होते हुए ये फंडिंग हमारे तक पहुंच गई। इसलिए अमित शाह ने बोला कोई बात नहीं, अगले हफ्ते एफसीआरए का बिल वो आकर रहेगा और जैसे ही ये बिल आएगा उसके बाद जितनी भी हिंसा आपको भारत में दिखाई देती है वो खत्म हो जाएगी। तो अभिजीत दिपके का जो ये लॉजिक है, इसका हल अगले हफ्ते निकलने वाला है। कुछ डिटेल्स मेरे पास आई जो कि एक्सक्लूसिव मेरे पास है कि गवर्नमेंट के सर्कल्स वो कर क्या रही हैं, क्योंकि वो भी शॉक्ड हैं कि किस तरह से पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स कंट्री के अंदर आ रहे हैं। कोई कंट्री में तरक्की करने के लिए नहीं है, ये आते हैं देश को तोड़ने के लिए। इसलिए अमित शाह हेल्प बाउंड है कि कुछ भी हो जाए अगले हफ्ते ये बिल आना ही आना है। जो आपको मीटिंग्स दिखाई देती हैं, आज अमित शाह आईबी से मीटिंग कर रहे हैं, अजीत डोभाल से मीटिंग कर रहे हैं, वो थिंक टैंक से मीटिंग चल रही है कि अगले हफ्ते ये फुल प्रूफ बिल आना कैसे है। वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमित शाह ने बोला 30% एनजीओज हैं जिनके पास फंड्स जेन्युइन आ रहे हैं, लेकिन 70% से ज्यादा एनजीओज वो सिर्फ पैसे लेके आती हैं इस कंट्री में कन्वर्जन कैसे करनी है, कभी इस्लामिक के नाम पर, कभी क्रिश्चियंस के नाम पर। और ये अब दोबारा से अलाउ नहीं किया जाएगा, ना कॉकरोचों को, ना इस्लामिक जानवरों को, और ना ही क्रिश्चियंस को। ये मैं नहीं बोल रहा, ये अमित शाह बोल रहे हैं। दोस्तों, एक साइलेंट इन्वेजन है भारत के अंदर। ये वैसी इन्वेजन नहीं जो आज आप स्पेन में देखते हैं कि सारे इस्लामिक कंट्री वाले लोग वहां पे भाग गए, वहां पे पहुंच गए, क्योंकि वहां पे लिब्रांडो का एक प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठा हुआ है। ये इन्वेजन भारत के अंदर कोई बॉर्डर से नहीं आ रही, ना ट्रूप से आ रही है, ना ही मिसाइल से है। ये वेपन उससे भी ज्यादा डेंजरस है, वो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये अनट्रेसेबल फॉरेन डॉलर्स जो भारत में आ रहे हैं, एक मैसिव शेडो वॉर है जो कंट्री के अंदर करने की कोशिश की जा रही है। और गवर्नमेंट ने बोल दिया फाइनल लेजिस्लेटिव बॉम्ब हम घेर कर छोड़ेंगे, ताकि ये हमारे ऊपर वॉर करें इससे पहले हमें वॉर करना पड़ेगा, ताकि इनका जो पूरा इकोसिस्टम है क्योस क्रिएट करने का भारत के अंदर, उसके अंदर से ऑक्सीजन आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका रीजन है, जब मुझे गवर्नमेंट के सर्कल्स ने बताया कि 37 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज हैं भारत में, 37 लाख। प्लीज सोच के देखिए, भारत में कुल स्कूल्स 11 लाख हैं और जो एनजीओज हैं वो 37 लाख हैं। हर साल 23,000 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए भारत के बैंकों के अकाउंट्स में ये फ्लड होते हैं। ये आते कहां पर हैं? ये आते हैं बाहर की ऑर्गेनाइजेशन से भारत की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। भाई, अगर इतना पैसा 30,000 करोड़ रुपए हर साल आता तो हमारी जो सोशल अपलिफ्टमेंट है पूरे कंट्री की, वो हो सकती थी। लेकिन आप देखिए, भारत आज की डेट में स्कूल्स बंद हो रहे हैं और यहां पर जो माउंटेन्स ऑफ फॉरेन कैश आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? यहां पे दंगे करवाने के लिए, यहां पर कन्वर्जन करवाने के लिए। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन एक बिगर प्लान है, वो है भारत को डिस्टेबलाइज करने का। ये फंडिंग आती है बाहर से, ये कॉकरोचों की बात नहीं है। ये फंडिंग आती है असिमेट्रिक, हाईली कैलकुलेटिव टेक डाउन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हुआ क्या? एक एक्सप्लोसिव 2025 की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे हाथ में लगी। वहां पर एक्सपोज किया गया एक टेरिफाइंग रियलिटी को। हर साल जब भी कोई मेजर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भारत में आने वाला होता है, पिछले 30-40 साल से एक पैटर्न दिखाई दिया। फॉरेन फंडेड एंटिटीज वो असाइन करती हैं एक सैबोटेज का प्लान को। जब भी हमने कोई न्यूक्लियर प्लांट है या कोई कैनाल सिस्टम बनाना है, रिवर्स की इंटरलिंकिंग करनी है, कोई रोड बनानी है, टनल बनानी है, आपने देखा होगा हमेशा ही एनजीओज आती हैं और एनजीओज आकर वो खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी, पेड़ कटने वाले हैं, हम ये नहीं होने देंगे। वाइप आउट किया जाता है, कम से कम 2% भारत की जीडीपी की ग्रोथ हर साल रोकी जाती है ऑर्केस्ट्रेटेड ब्लॉकेड की तरफ से। अब जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड देखिए, अमेज़न ने भारत के अंदर एक मैसिव डाटा सेंटर को बुलाने की कोशिश करी। कहां पर? थाने के अंदर। वहां पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचरिस्टिक भारत का प्लान अमेज़न क्रिएट करना चाहता है। इंस्टेंटली प्रोटेस्टर्स आए कि एनवायरमेंटल का कंसर्न दिखाना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट को बंद करवा दिया। भारत कभी भी कोई डैम अरुणाचल प्रदेश में चाइनीज जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए क्रिएट करता है, इमीडिएटली इंस्टेंटली प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। हमने ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट मलक्का स्टेट के पास क्रिएट करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत क्रिटिकल ये पॉइंट है। इंस्टेंटली राहुल गांधी बाहर निकलता है उसके खिलाफ बोलने के लिए।
इवन कि सोनिया गंदगी जो कभी जनरली बोलती नहीं है, वो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के लिए बोलना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में हमने रोड बनानी थी तो एक साध्वी नाम की लेडी वो आके बोलती है कि मोदी जी तुसी विष्णु भगवान हो, आप प्लीज पेड़ काटना बंद कर दीजिए। जैसे ही वो सुन लिया गया, पेड़ काटने बंद कर दिए, प्रोजेक्ट को डिले कर दिया या डाइवर्ट कर दिया, वो लेडी जंतर मंतर पे आके पहुंचती है और बोलती है वही विष्णु भगवान को, जो मोदी जी उसको विष्णु दिखते हैं, उनको माँ बहन की गालियां निकालती हुई आपको दिखाई देती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो प्रोजेक्ट रोकना था वो रोक चुकी थी। दोस्तों अगर आप देखें, ये तो भारत में हो रहा है, लेकिन अगर चाइना में देखें जो बॉर्डर की दूसरी तरफ है, वहां पर मैसिव अनरेगुलेटेड डैम्स बनाए जा रहे हैं हमारे तिब्बत के अंदर। लेकिन उसके ऊपर टोटल साइलेंस है, मीडिया की भी और भारत के सो कॉल्ड एनजीओस की भी। कोई आउटरीच नहीं, कोई ग्लोबल एनजीओस वहां पे नहीं आ रही कि जी तिब्बत का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, लेकिन भारत में इनको एनवायरनमेंट खराब होता हुआ रोज दिखाई देता है। ये ग्रास रूट एक्टिविज्म है जो की जा रही है यहां पर। हाईली कोऑर्डिनेटेड जियोपॉलिटिकल हिट है जिसका जॉब एक ही है, भारत को पैरालाइज करो, इनकी ग्रोथ को रोको और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको एनवायरनमेंट पे या इक्वालिटी के नाम पर उसे रोक दिया जाए। वेस्टर्न वर्ल्ड अब पैनिक कर रहा है, उन्हें मालूम है अमित शाह क्या करने वाले हैं अगले हफ्ते, इसलिए मार्को रूबियो, आपको याद होगा, वो भारत में आए थे और सीधा कलकत्ता गए इन्हीं क्रिश्चियन मिशनरीज के पास। अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दो पार्टीज हैं जो जनरली इनका 36 का आंकड़ा एक दूसरे के साथ रहता है, कभी भी किसी चीज के ऊपर ये एग्री नहीं करते, लेकिन सडनली वॉशिंगटन के अंदर ये दोनों यूनाइट होते हैं और कंडेम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट को कि आप अगले हफ्ते ये बिल नहीं लेके आ सकते। रीजन क्या है? रीजन है दे आर टेरिफाइड, क्योंकि न्यू दिल्ली परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने वाला है इनका ग्रेटेस्ट लीवरेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। उन्हें मालूम है अमेरिकन को कि जो ये धांधली करते रहे भारत की तरक्की को रोकने की, अब वो नहीं कर सकते। अब क्या बोल दिया? वो बोलते हैं मोदी जी तो अथॉरिटेरियन है, वो डिक्टेटर बनते जा रहे हैं, लेकिन वो खुद अपने लॉज को देखते नहीं। आप देखिए हिपोक्रेसी कितनी है। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक लॉ है कि अगर किसी ने भी ये फॉरेन से फंडिंग लिया और उसको अगर ब्रेक करने की कोशिश करी तो उसे जेल होगी 14 साल की, यानी कि 14 साल के बनवास पे फेडरल प्रिजन के अंदर उसको भेज दिया जाएगा। यूके के अंदर 2023 में यही रूल पास किया गया कि अगर किसी एनजीओ ने फॉरेन की फंडिंग ली और उसकी कंट्री में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उनके एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा और अगर वो फॉरेन का हुआ उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबके अंदर यही रूल्स हैं। लेकिन अगर, और नाम क्या दिया उन्होंने दिया अंडर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर भारत ने बोल दिया कि हम भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं इन सारी एनजीओ से, अगर ये फॉरेन से फंडिंग लेने के बाद अंडर द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स या एनवायरनमेंट अगर ये यहां पर ये काम करेंगे, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा बिकॉज ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। तो हिपोक्रेसी देखिए, वो यहां पर आकर इंटरफेरेंस कर रहे हैं कि आप ये रूल को पास नहीं कर सकते, कंट्री हमारा, रूल हमारा, तुसी कौन? हिपोक्रेसी इसी को बोलते हैं। ये हमारे कंट्री में इंटरफेयर तो कर रहे हैं, लेकिन अपने कंट्री में कोई और इंटरफेयर ना करे उसके लिए इन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं। लेकिन ये हमारे कंट्री में इंटरफेयर करते क्यों हैं? दोस्तों उसका रीजन है पिछले 70 साल में कांग्रेस ने इनको अलाउ किया, भारत की कांग्रेस ने, कि आप भारत के हर मामले में आप दखल दे सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और ये जो फॉरेन फंडेड इकोसिस्टम था वो प्रैक्टिकली भारत को रूल करता रहा। यूपीए का काला टाइम आपको याद है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को बनाया गया, उसको डिक्टेट कौन करता था? हर कैबिनेट डिसीजन को ये काउंसिल, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है, वो डिक्टेट करती थी। उस काउंसिल में बैठा कौन था? सोनिया गंदगी, और जो बिगेस्ट एनजीओ के बॉसेस हैं उस काउंसिल के अंदर वो बैठे हुए थे। प्रैक्टिकली इस कंट्री को एनजीओस वो चला रही थी, वो डिक्टेट करती थी हमारी पॉलिसी को। इवन की जो मनमोहन सिंह है, उन्होंने एडमिट भी किया था कि जो यूएसए के बेस्ड एनजीओस हैं वो डेलिबरेटली जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसकी जो हम लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है एनजीओस के थ्रू। अब मोदी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई इसको बंद करना पड़ेगा, इसलिए 37,000 एनजीओस के लाइसेंसेस को कैंसिल करना पड़ा। आप बोलेंगे यार 37 लाख तो यहाँ पर वो है एनजीओस हैं, उसमें से अगर आपने 37,000 बंद कर भी दिए वो 1% है। हमने रूल तो ले आए कि भाई आप जो है, ये नहीं हो सकता कि गुजरात में प्रोजेक्ट लगाना है उसके लिए आप पैसे लेकर आए हैं,
एनजीओ के थ्रू, लेकिन पैसा लगा रहे हैं आप वेस्ट बंगाल में या केरला में। ये नहीं चलेगा। अगर आपने हेल्थ केयर के लिए पैसा लेके आए हैं तो रिलीजियस कन्वर्जन के लिए वो पैसा यूज नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि इस पूरे गेम में एक फेटल लूप होल भी है। अब लूप होल क्या है? लूप होल ये था कि आपने एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, फॉरेन फंडिंग उनके पास ऑलरेडी आई हुई है, वो फॉरेन फंडिंग जो आई हुई है वो अभी भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस उस एनजीओ के पास है। और वो करते क्या है, वो एनजीओ बंद कर दिया, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, लेकिन वो पैसा अभी भी यूज कर रहे हैं। उनके ऑफिसेज अभी भी उनके पास हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो अभी भी उनके पास है। ये जो पूरा का पूरा मनी उनके पास है वो यूज किया जा रहा है ओल्ड मनी को टू फंड द सेम सिस्टम जो वो पहले चला रहे थे। अब जो नई स्कीम है उसके अंदर क्या हो रहा है, पहले नई स्कीम में बाद बताऊंगा। सॉरी, मैं आपको पहले बता दूं कि स्कीम चलती कैसे है। चलती ऐसे है कि फॉरेन में एक फंडिंग करने वाला आदमी बैठा हुआ है, सपोजिंग वो सोरोस है, वो पे करता है अपनी एक इंटरनेशनल एनजीओ को। वो इंटरनेशनल एनजीओ पे करती है डोमेस्टिक भारत में जो एनजीओ खुली है उसको पेमेंट आती है। उसके बाद उस पैसे को डाइवर्ट किया जाता है, फंड किया जाता है लॉजिस्टिक्स सपोर्ट क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, फूड। जैसे जुनैद ने 8 लाख रुपए की बिरयानी बांटी, उस सब के लिए। और मैसिव लीगल फीस इकट्ठी की जाती है ताकि जो दंगे करने वाले हैं अगर उनको बेल आउट करना पड़े, जैसे कपिल सिब्बल के दल्ले ने बोल दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं बेल करवा दूंगा, इस सब के लिए पैसे आते हैं उन एनजीओ से। दोस्तों, आपको याद होगा एक ट्रस्ट था जिसका नाम था एविडोनिक्स। उसने प्रूव किया कि 90% से ज्यादा जो फंडिंग फॉरेन से उसके पास आई, उन्होंने पंप किया सिर्फ एक ही चीज के लिए कि ओडिशा के अंदर को प्रोजेक्ट लगने थे, वहां पर प्रोटेस्टर्स को पैसे देने के लिए उन्होंने 90% से ज्यादा एनजीओ के पैसों को यूज किया। यही हाल बाकी सारी एनजीओ का भी है। अब जो आते हैं नया रूल, अब नया रूल के अमेंडमेंट क्या है, मजा आ जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर द किल, जो अगले हफ्ते होने वाला है। एक मिसिंग पीस था पजल का, उसको फिक्स कर दिया गया। जो नया बिल है वो क्रिएट करेगा अगले हफ्ते पावरफुल डेजिग्नेटेड एक अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या करेगी, जैसे ही एक एनजीओ का लाइसेंस कैंसिल होता है, रिन्यू नहीं होगा, उसके बाद गेम उसका कंप्लीटली ओवर हो जाएगा। इमीडिएटली उसकी जितनी एसेट्स हैं वो सीज कर ली जाएंगी, पैसे जो हैं बैंकों में फ्रीज कर दिए जाएंगे और उसे गवर्नमेंट अपने खाते में ले लेगी। जो बिल्डिंग्स हैं, व्हीकल्स हैं, वो सबको इंपाउंड किया जाएगा। हर सिंगल फिजिकल जो उनका फाइनेंशियल एसेट है उसको अब बंद कर दिया जाएगा और गवर्नमेंट अपने पास सीज करने के बाद उस पैसे को यूज करेगी गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स के अंदर। ये एग्जैक्टली वही है। इसलिए आपको दिखता है कि जो ये दिपके टिपके जो भारत में इतना हल्ला कर रहे थे, ये सारे जो फादर्स हैं, नन्स हैं, ये सारे बाहर निकल रहे थे। आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हुए लोग बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। ये जो पूरा का पूरा मराठा एजिटेशन है दोबारा से शुरू कर लिया गया। वो इसलिए था, रीजन था, उन्हें मालूम था कि एनजीओ के पैसे अब आने बंद हो जाएंगे। बैनर एक ही था, एफसीआरए के बिल नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये एग्जाम्स की लड़ाई थी नहीं, ये फार्मिंग की लड़ाई नहीं है। ये था एक ब्लाइंड डेस्परेशन कि इनके लाइसेंसेस 37 लाख ऑर्गेनाइजेशंस के लाइसेंसेस कहीं कैंसिल ना हो जाए। अब इनका जो फाइनेंशियल ऑक्सीजन है, इसे कट करने की पूरी मुहिम अमित शाह ने शुरू कर ली। उन्हें मालूम है कि एफसीआरए के बिल आते ही ये दोबारा से सड़कों पे आएंगे। जो दिप्के आपको बोलता है ना कि एफआईआर वापस नहीं आई तो हम सड़कों पे आएंगे, उसको एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है। ये सब लेना देना है एफसीआरए से, क्योंकि एफसीआरए का अमेंडमेंट बिल आना यानी कि पहली बात है इनको मालूम है पास हो जाएगा। मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी, 2/3 की मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं चाहिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों में बीजेपी की पास 2/3 मेजॉरिटी है, इन्हें तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। गवर्नमेंट इजीली इसको पास करवा सकती है। इसलिए सारे कॉकरोच बाहर निकल रहे हैं कि हम दोबारा से दंगे करेंगे अगर एफआईआर वापस नहीं ली। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि मॉनसून सीजन में ये जो सेशन चल रहा है उसके अंदर फॉरेन फंडिंग का जो पूरा इकोसिस्टम है ये खत्म होने वाला है, ये वाइप आउट होने वाला है। इकोसिस्टम को मालूम है, यूरोपियन लॉ मेकर्स जो हैं उनको भी मालूम है कि एफसीआरए बिल आ क्यों रहा है। अब यहां पर जो मुसलमानों की कन्वर्जन है या क्रिश्चियंस की कन्वर्जन है ये बंद होगी। जो ये फॉरेन हैंडलर्स हैं इन्हें मालूम है कि इनका ऑक्सीजन कट ऑफ किया जा रहा है। इसलिए जो फंडिंग जब बंद होगी तो एक ही काम होगा, इनके हाथ से इनकी एसेट्स निकल जाएंगी। जो इन्होंने इलीगली मदरसे, मस्जिदें, चर्चेस बनाए हुए हैं वो टूटेंगे। और जो ये मैन्युफैक्चर करते हैं वायलेंस को, भारत के अंदर
किसी भी मुद्दे के ऊपर, वो बंद हो जाएगा। इसलिए अमित शाह का ऐलान है अगले हफ्ते एफसीआरए बिल आने वाला है, और इसके आते ही जो हिंसा करने का इकोसिस्टम है, ये पत्थरबाजों को जो पैसे दिए जाते हैं, ये बंद हो जाएंगे। आपको याद होगा कश्मीर में जो ये प्रिंटिंग मशीन लगी हुई थी पैसों की, 500 और 1000 रुपए की नोटों की, जो कि कांग्रेस ने बेची थी पाकिस्तान को कि आप प्रिंट कीजिए, आप भी अमीर हम भी अमीर, और उसी पैसे को कश्मीर में दिया जाता था पत्थरबाजी करने के लिए। आपने क्या किया? डीमोनेटाइजेशन किया, प्रिंटिंग मशीन वहां पर बेकार हो गई और पत्थरबाजी कश्मीर में वो भी बंद हो गई। वही काम अब जो आपने डीमोनेटाइजेशन में किया था, वही काम आप एफसीआरए बिल में कर रहे हैं। ये बिल आते ही ये सारे अपने बिलों में ये वापस चले जाएंगे, और इनका जो इकोसिस्टम है वो पैसे से चलता है। आपने पैसे का लेन और देन दोनों ही बंद कर दिया। ये जो आप सब देखते हैं, अमित शाह को इतनी मीटिंग्स कर रहे हैं, वो मीटिंग्स इसलिए हो रही हैं कि एफसीआरए बिल के बाद जो दंगे होंगे सड़कों के ऊपर, जिसके लिए दीपके को दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है, वो ना हो। अब आप समझे एक्चुअल गेम क्या है। इट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन रिफॉर्म्स, इट इज़ ऑल अबाउट मनी। और अमित शाह, ये दीपके ने तो बोल भी दिया कि मेरी माताजी बोलती हैं कि रोज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा मैरिज की प्रपोजल्स आ रही हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा सेटल हो जाऊँ, थोड़े पैसे कमा लूँ, उसके बाद मैं काम करूँगा। अब तारें आप खुद जोड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।